इस पुरफ़तन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। जी जनाब, तुरफ़ा तमाशा की एक और एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हम वेलकम करना चाहेंगे हमारे एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं उस तुरफ़ा तमाशा की जो कि लगा हुआ है। आपको पता है कि कोविड-19 ने क्या मामलात किए हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल का, या 2 साल तो गलत ना होगा, कि मामलात बड़े ख़राब चल रहे हैं। दिसंबर 2019 के अंदर ये बीमारी जो है वो आई और आने के बाद जो है इसके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए। और किसी भी बीमारी के लिए जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन हैं, उसके अंदर टाइम लगता है। अगर वो एक नेचुरल कोई डिजीज़ होती है उसको टाइम लगता है उसकी दवाई क्रिएट करने में। लेकिन अभी आपने देखा कि वैक्सीनेशन भी हो रही है और वैक्सीन लगवा भी रहे हैं लोग, और बहुत सारे मामलात हैं, लोगों की अमवात भी हुई हैं। फिर ये कि वेरिएंट्स आ रहे हैं मुख्तलिफ इस वायरस के, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको टैकल करना है। किस तरह की सिचुएशन चल रही है। मीडिया के ऊपर आप कुछ और मंजर देखते हैं जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ मुख्तलिफ हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर कहीं कहीं हम इग्नोर कर दिया हमने किसी चीज़ को। हम कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम मिस कर रहे हैं। हमें दोबारा से तमाम तर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। ये सारे मामलात आखिर हैं क्या? तो इसी सिलसिले में आप, जैसा कि हमारे इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि बेदारी शऊर और हक कोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, तो उसी हवाले से हम आज बात करेंगे कि एक्चुअली है क्या। हम आज आपको अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे और सलमान भाई आज उसके ऊपर मुफस्सिल बात करने वाले हैं। और अब इस बात के साथ मैं सलमान भाई के कोर्ट में ये सवाल डालूंगा कि सलमान भाई, कि आया ये पेंडेमिक है या प्लेंडेमिक है? थोड़ा सा इसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालिए। जी जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक है। देखें, अभी तक जो हुआ है, जो इरप्ट हुआ है 2019 में, और पहला जो केस आया दिसंबर में, और जब से लेके अभी तक हम कर क्या रहे हैं? हम एक शीप मेंटालिटी का शिकार हैं, एक हर्ड मेंटालिटी का शिकार हैं, कि हमें बताया जा रहा है कि आप ये करें, उसके बाद ये करें, उसके बाद ये करें, और हम वही करते चले जा रहे हैं जो कि हमारा मास मीडिया हमें बता रहा है, जो कि कंट्रोल्ड बाय सेम पीपल, और जो कि हमारे हुक्मरान बता रहे हैं, जो कि डिक्टेशन ले रहे हैं WHO से। और बाय द वे, आपको हैरानगी की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि वही यूनाइटेड नेशन जो आपके बारे आपको जो है वो जंगों के बारे में झूठ बोलता है, फेक हिस्ट्री आपके सामने रखता है, वही उसी का इदारा WHO है। और वही WHO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोलैबोरेशन से आपको डिक्टेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको लॉकडाउन लगाना है, वैक्सीन लगानी है, ये करना है, वो करना है। तो सेम लोग हैं, और वही बिल गेट्स साहब जो पूरी ज़िंदगी उनकी निकल गई डीपॉपुलेशन का एजेंडा परसू करते हुए कि किस तरीके से दुनिया की आबादी आधी कर दी है। अचानक उनको आपकी सेहत का ख्याल कैसे आ गया? तो ये तो वो जो आपने बात की ना, बेदारी शऊर, तो पहला तो इंसानी शऊर में पहला सवाल तो ये आता है कि वही बंदा जो दुनिया की आबादी जो आधा करना चाह रहा था 2 साल पहले तक, वो अचानक इस पैंडेमिक, और मैं प्लैंडेमिक बोलूँगा, कि शुरू होने के बाद अचानक उसको इंसानी सेहत का इतना ख्याल कैसे आ गया, और उसको इतनी एक्सपर्टीज़ कैसे आ गई? उनका काम तो सॉफ्टवेयर बेचना है, उनका मेडिकल से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो वायरस के स्पेशलिस्ट हैं, ना वो वायरोलॉजिस्ट है, ना इम्यूनोलॉजिस्ट है। वो अचानक उनको इतना सब कुछ कैसे पता लग गया, और क्या हुआ ये? तो आज हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे आपको, पस मंज़र भी, और अभी तक की जो जर्नी है वो भी बताएंगे, जो सफरिंग्स हैं बेसिकली, जो हम सफ़र करते आए हैं।
चाहे वो माशी तौर पर हमने की हो, चाहे वो सियासी तौर पे की हो, चाहे वो समाजी तौर पे की हो, हर लिहाज से हमें सफरिंग्स का शिकार किया गया है और बाकायदा प्लान वे में किया गया है। सबसे पहले मैं वायरस पे थोड़ा सा बात कर लूँ ताकि लोगों को पता लग जाए क्या चीज़ क्या है। देखें, सबको बताया गया कि वुहान की एक लेबॉर्ट्री से ये जो है वो लीक हुआ और उसके बाद स्प्रेड हुआ दुनिया में। मैं डॉक्टर डेविड ई मार्टिन को कोट करूंगा, जो कि आगे हम बताने वाले हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी और उन्होंने ये कहा कि अगर तो ये वायरस नेचुरल ऑकरिंग है, मतलब ये नेचुरल है खुदा की तरफ से, तो इसको पैटर्नाइज नहीं किया जा सकता, मतलब इसको आप पैटर्न नहीं बना सकते क्योंकि ये आपकी तरफ से है ही नहीं। पैटर्न तो आप वो चीज़ बनाते हैं ना जो आपकी क्रिएट की हुई हो। सलीस जबान में बात कर रहा हूं। और अगर ये मेन मेड है और अगर आप इसको पैटर्नाइज करते हैं, जो कि डॉक्टर फॉशी ने करवाया है वुहान की लाइब्रेरी में, लेबॉर्ट्री में, अगर ये मैन मेड है और आप इसको पैटर्नाइज करते हैं, क्योंकि अमेरिका में इजाज़त नहीं थी इसकी कि आप पैटर्नाइज करें इस तरह का वायरस, तो उन्होंने जाके वुहान में, चाइना में, उस लेबॉर्ट्री में जाके वो मेन मेड वायरस पैटर्नाइज कराने की कोशिश करी। और बाय द वे ये सेम बंदा डॉक्टर फॉशी HIV के केस में भी जो है वो आज तक मशकूक है। जो HIV एड्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ये मशकूक है बंदा। तो उसके लिहाज से भी वो एक अलग टॉपिक है, किसी और दिन बात करें। तो इनकी जो पास्ट है वो इसमें घिरा हुआ है इन सब चीज़ों में। उन्होंने वहाँ से कराया और पैटर्नाइज कराया। अब सवाल ये है कि अगर ये मेन मेड है, जो कि लग रहा है कि मेन मेड है, आपको पता भी लग गया, अब तो बाकायदा खुल के भी आ गया कि मेन मेड है, तो उसको सिस्टमेटिकली वुहान से लीक कैसे हुआ वो और पूरी दुनिया में वो फैलाया कैसे गया, किस तरीके से उसको पूरी दुनिया में लेके जाया गया। और आपको जो स्टोरी बताई गई वो डिफरेंट बताई गई। और बाकायदा जो प्लानिंग में होता है कि आप प्लान करते हो, हर चीज़ हर स्टेज प्लान करते हो और प्लान A B C रखते हो आप, ठीक है ना। तो जो डॉक्टर ई मार्टिन ने कहा कि अगर ये नेचुरल ऑकरिंग है तो इसको आप पेटेनाइज नहीं कर सकते, और अगर आप इसको पेटेनाइज करते हैं मेन मेड होते हुए, तो ये जो बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स की ट्रीटीज हैं दुनिया में, उनके खिलाफ वर्जी है। तो अमेरिका में तो आप ये कर नहीं सकते थे, तो आपने जाके वुहान में जाके ये काम करा। वहां से जाके फिर वो कैसे स्प्रेड हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। वहां से ये, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि नेचुरल ऑकरिंग नहीं है, ये मेन मेड वायरस है जिसको पेटेनाइज किया गया वुहान की लेबॉर्ट्री में। और उसको सिस्टमेटिकली कैसे फैलाया वो हम नहीं जानते, हम उस प्रोसीजर में भी नहीं जाना चाह रहे, लेकिन हमें ये पता लग गई कि ये मेन मेड है, पेटेनाइज हुआ और उसके बाद स्प्रेड हुआ। ठीक है जी। कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वायरसेस में इंटरेस्टेड हैं और उनको पेटेनाइज करने के लिए इंटरेस्टेड है, और क्यों वो करते हैं ये सब कुछ? क्या ये वो टिपिकल बात तो नहीं है जो हम बिग फार्मा के बारे में पढ़ते आए हैं कि पहले वो बीमारी ईजाद करते हैं, उसके बाद उसका इलाज करते हैं? आप देखें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, हॉलीवुड मूवीज, प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग के तहत इन्होंने पहले से ही बना बना के आपको दे दी हैं, जिसमें ये बताया गया है कि एक वायरस को पहले स्प्रेड किया गया, फिर उसका इलाज लाया गया और उससे फिर बिग डॉलर जो है, मतलब पैसे कमाए गए बहुत सारे। मैं आपको बहुत सारी मूवीज का नाम ले सकता हूँ, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता है। कंटेजियस एक मूवी है, आप जाके देख लें। उनको कैसे सब कुछ पता था, ये पूरा सिनारियो उनको पहले कैसे पता था। चले फिर हमारे व्यूवर्स कहेंगे कि यार आप बात कर रहे हैं हॉलीवुड की, ठीक है मैं हॉलीवुड की बात नहीं करता, मैं जल्दी से न्यूयॉर्क आ जाता हूँ। न्यूयॉर्क में एक इवेंट हुआ अक्टूबर 18 2019 में, और ये रियल इवेंट है, ये कोई हॉलीवुड और फैंटेसी लैंड या डिज्नी की बात नहीं कर रहा मैं। अक्टूबर 18 2019 को एक इवेंट हुआ जिसका इवेंट का नाम था इवेंट 201। ये इवेंट हुआ, पहला जो केस आया है अ, इसका कोरोना वायरस का पहला केस है, उससे 6 हफ्ते पहले ये इवेंट होता है। 6 हफ्ते पहले इवेंट होता है। और इस इवेंट के आप जाके देख लें, आप गूगल कर सकते हैं, खुद रिसर्च करें। आज हमारा हमारा काम ही है आपको जो है वो सोचने में मजबूर करना, आपको रिसर्च की तरफ धकेलना, क्योंकि हमारी कौम तो माशाल्लाह करेगी नहीं, तो उसको थोड़ा पुश करना पड़ता है। तो ये आप जहन नशीन कर लें, इवेंट 201, ठीक है। इसमें 3 कोलेबरेटर्स थे, जॉन हॉपकिन सेंटर ऑफ हेल्थ, और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, जिसको आप पता है, आपको बिल गेट्स है उसकी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 3 इदारों ने इसको जो है वो फाइनेंस किया और कोलैबोरेट किया और ये कराया। ये इवेंट इस बारे में था कि अगर कोई बहुत बड़ा पेंडेमिक फैल जाता है तो उसको हम किस तरीके से लेंगे, उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, उसका क्या इफ़ेक्ट्स होंगे पॉपुलेशन पे, कंट्रीज पे, हर चीज़ को डिस्कस किया गया इस इवेंट में, सिर्फ 6 हफ्ते पहले पहला केस आने से।
अगर मैं कोई चीज़ रिपीट कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए तो जाहिर सी बात है इसमें कोई इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 6 हफ्ते पहले, एग्जैक्ट 6 वीक्स बिफोर पहला कोरोना वायरस के केस से 6 हफ्ते पहले ये एक एक्सरसाइज होती है न्यूयॉर्क में। 3 इसके इदारे हैं जो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोइंसिडेंटली वही बिल गेट्स, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन है इसके अंदर, जॉन हॉपकिंस सेंटर है जो कि आपको पता है मशहूर है इन कामों में, और तीसरा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, जो सबसे आगे बढ़ बढ़ के लॉकडाउन और वैक्सीनेशन और इसका एजेंडा परसू कर रहे हैं आज भी। अगर आप जाके देखें ये तीनों इदारे, आप जाके आज आज भी इनकी वेबसाइट जाके देखें आप, इनकी अपडेटेड क्या न्यूज़ है, आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। 6 हफ्ते पहले ये करते हैं और कहते हैं कि एक बड़ा पैंडेमिक अगर आ जाए तो हम किस तरीके से उसे हैंडल करेंगे, और उसके सारे एस्पेक्ट्स ये डिस्कस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन, एवरीथिंग, लॉकडाउन, माशी पाबंदियां, हर चीज ये डिस्कस कर रहे हैं थॉरोली 6 हफ्ते पहले। अगर कोई ये समझता है कि ये कोइंसिडेंस है तो उसको वन वे टिकट लेना चाहिए डिज्नीलैंड के लिए, और वो चला जाए वन वे टिकट लेके डिज्नीलैंड और वहीं रह गए रेस्ट ऑफ द लाइफ। जो अक्ल और शऊर रखते हैं उनको ये बात पता है कि ये जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ इनको कोई स्पिरिचुअल इंसाइट नहीं मिलती है, ये कोई रूहानी लोग नहीं है। ठीक है ना, ये वही लोग हैं जो दोस्त ये पेंडेमिक से पहले डीपॉपुलेशन का एजेंडा परसू कर रहे थे। इनका मानना है कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसको कम करके आधा कर देना चाहिए, यानी 7.68 बिलियन है उसको तकरीबन 3.56 पे ला देना चाहिए। अब उसके वेज क्या हो सकते हैं, एक तो वे है कि आप वॉर छेड़ दो, जंगे छेड़ दो, लेकिन उसके लिए आपको सियासी रीज़न चाहिए होते हैं, इतना आसान तो नहीं होता, और जो मुल्क उसमें इन्वॉल्व होंगे उनके पैसे लगते हैं, तो इतना आराम से तो कोई एग्री नहीं होता। हालांकि इन्होंने 20 साल से अमेरिका को अफगानिस्तान में खूब उनके पैसे खर्च करवाए, आपको पता ही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में खर्च कराए, तो उन्होंने ये करके देखा, लेकिन उन्होंने बोला इतनी अम्बात तो नहीं हो रही, तो कैसे करें। तो एक ऐसी चीज़ की जाए जिससे लोगों के नफ्सियात पे भी असर पड़े, उनके कारोबार पे भी इफेक्ट पड़े, उनकी जो ज़िंदगी है वो भी डिस्टर्ब हो जाए, हर चीज़ उनकी, हर चीज़ उनकी वे ऑफ लाइफ जो है वो टोटल डिस्टर्ब हो जाए। और इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं थी कि आप एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इसको यूज़ करें कोरोना वायरस को, और ऐसा ही हुआ। मैं इसको तीनों आपको बात बता रहा हूँ, आप इसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तीनों इफेक्ट देखें। सोशल इफेक्ट क्या है, आपको बताया गया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप बर्थ रेट देख लें, पेंडेमिक के दौरान बर्थ रेट देख लें, सिग्निफिकेंटली नीचे आया है। आपको कहा गया आप किसी से मिले नहीं, डिस्टेंसिंग करें। ठीक है, आपके जो आप जो इंसान एक सोशल एनिमल है, वो जब तक एक दूसरे इंसान से मिलेगा नहीं तो उसकी तशनगी रह जाएगी, वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वो इसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी फीलिंग्स, कब तक स्क्रीन के आगे बैठा रहेगा, जूम पे या फला पे। ठीक है ना, उसकी ज़रूरत है, उससे रोक दिया गया। आपको कहा गया आप मास्क लगाएं। जिसको जिसको साफ अल्फाज में मैं आपको बात बताऊं कि जो आप कार्बन, मतलब सलीस साइंस में आपको बात करूं कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं मास्क पहनने की वजह से, अगली ही सांस में वो आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप कंटिन्यूस मास्क लगा के रखते हैं। ये प्रूवन बात है, आप किसी भी डॉक्टर से जाकर पूछ सकते हैं, ये बेसिक साइंस है, 5th ग्रेड की साइंस होती है ना, ये वो साइंस है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। जब कंटिन्यूस आप मास्क लगा के रखते हैं तो अगले ही सांस में आप जो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं वो दोबारा से आप इन कर लेते हैं। ठीक हो गया। आपको कहा गया कि आप सैनिटाइज करें। सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ रखें, और वो अल्कोहल मिली भी सैनिटाइज वो करते रहे। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा, अगर उससे भी देख लें, वो वजू करते थे, वजू के बाद भी सैनिटाइज करके फिर नमाज पढ़ने जाते थे। बिल्कुल ब्रेन वॉश, इनडॉक्ट्रिनेटेड, पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बताया ही जा रहा है। आप किसी को कॉल मिलाते हैं, वहां से एक टर्न चलती है कि आपको ये करना है, ये करना है। आप टीवी खोलते हैं, आपको बताया जा रहा है आपको ये करना है, आपको ये करना है। आपने अपनी खुद की अकल जो है वो कहाँ रख दी है, और किसी बैंक के लॉकर में रखवा के आ गए हैं आप। क्या कर रहे हैं आप, क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? जो अल्लाह ताला ने दिमाग आपको यूज़ करने के लिए दिया है वो आप क्यों यूज़ नहीं कर रहे? ये हम अपने व्यूअर से बोलेंगे कि जो बिल्कुल नहीं सोच रहे, रिजल्ट नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे ये बात। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। तो ये तो सोशल इफेक्ट्स हो गए। तलाक तलाक का रेट बढ़ गया, डाइवोर्स रेट बढ़ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब माशी बदहाली आएगी तो ये सब चीज़ें प्रेशर पड़ता है। इसका इकोनॉमिक इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, कारोबार बंद हुए, लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार होने की वजह से लोगों ने खुदकुशियाँ करी। मतलब इसका रिपल इफेक्ट आप ले लें कहाँ से कहाँ गया। पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हुआ, ट्रम्प को कहा गया कि ये वुहान से क्योंकि लीक हुआ है आप चाइना को एक्यूज करें, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई। दो मतलब
चाइना उभरती हुई सुपर पावर है और अमेरिका सुपर पावर है, दोनों के दरमियान एक पॉलिटिकल टेंशन हो गए, उसकी वजह से साउथ चाइना सी में टेंशन हो गई, ट्रेड पे पाबंदियां लग गई, ट्रेड वॉर शुरू हो गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई। अब जो वैक्सीन बनी है उसमें भी उसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है कि अगर आप ये वाली वैक्सीन लगाते तो मैं आपको अपने कंट्री में नहीं आने दूंगा, अगर आप मेरी वाली लगाते तो मैं तो इसको पॉलिटिसाइज भी किया गया, इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, ठीक है ना। बहुत तफसीलन बहस हो सकती है इस पर, तो वो तो हम पॉलिटिकल बात तो करते ही रहते हैं हर प्रोग्राम में, तो उस पर मैं आज नहीं जा रहा। तो टोटली आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब कर दी गई, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप पे ये आया कि आप अकेले रहने लगते हैं, अकेले अकेले रहते रहते, ऐसी बात है, आप सोशलाइज नहीं कर रहे, एक्चुअल सोशलाइजेशन नहीं कर रहे, तो आप रहते वो आपको वो नफ्सियाती मसाइल जो है वो माशरे में हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें काउंटर करने के लिए हमारे टीम ने दी है, लेकिन पूरी दुनिया में तो बहुत सारे लोगों के पास ये मैसर नहीं है, तो वो नफ्सियाती वो जो इफेक्ट्स उन पर आए, उनके एक अलग पूरी जो है वो, फिर वो उनको वेलनेस सेंटर्स जाना पड़ा, उनको फिर बाकायदा ट्रीटमेंट्स कराने पड़े, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चली हैं। बच्चों की स्कूलिंग टोटली तबाह हो चुकी है, डेढ़ ऑलमोस्ट 1.5 साल से बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए ऑन एंड ऑफ जाते हैं, और उनकी पढ़ाई तबाह हो चुकी है, उसका जो रिपल इफेक्ट आएगा वो तो आगे वाले सालों में आएगा, आपको पता लगेगा। तो मैं अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव इसका इफेक्ट बताऊं, मैंने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा था इसके रिपरकशंस पे, मैं आप शेयर करा दूंगा अगले प्रोग्राम में, जो कॉम्प्रिहेंसिव इसका इफेक्ट आया था सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, वो इफेक्ट क्या आया था वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मैं तफसील से इसको डिस्क्राइब कर, तो वो तो इतना इरेपरेबल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इसका इफेक्ट अगले 5-10 साल तक रहना है, जो आपने और हमने गलतियां कर दी हैं, और किसी कहने पे मास मीडिया और हमारे ऊपर आ गया। WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे हुकूमत के जो इनके आप अंदर पपेट्स बिठाए हुए हैं, उनको डायरेक्ट वो डिक्टेट करते हैं, और वो उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं हमारे ऊपर, जैसे कि हम भेड़ बकरियां हैं, और हम शो भी वही कर रहे हैं कि हम एक शीप मेंटेलिटी वाले लोग हैं, शीपर्स हैं, जो हमें बताया जाएगा बस हम वो कर लेंगे और कुछ नहीं हुआ। आप यूरोप को देखिए, हर वीकेंड में यूरोप के तमाम बड़े कैपिटल्स में मुजाहरे हो रहे हैं वैक्सीन के खिलाफ, मास्क के खिलाफ, फोर्स्ड वैक्सीन के खिलाफ, और कहा जा रहा है लॉकडाउन के खिलाफ। ये आप चीज़ें नोट कर ले जो मैं कह रहा हूँ आपको, यूरोप के हर बड़े कैपिटल में मुजाहरे हो रहे हैं हर वीकेंड में। कल की अगर आप बात करें, लंदन में हुआ है, पेरिस में हुआ है, मेलबर्न में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और जर्मनी में बर्लिन में, आप कहीं की भी बात करें, सब बाहर निकले हुए हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, सब बाहर निकले हुए हैं, सबको बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट है, ये वेरिएंट है, वो है। इनको कैसे पता लग जाता है कि पहले डेल्टा वेरिएंट आ रहा है? पहले तो आप मुझे ये बताएं, हाउ कुड दे नो अबाउट इट कि डेल्टा वेरिएंट आ रहा है? थोड़ा सोचते नहीं है हमारे लोग कि ये पहले से ही आपको प्रोजेक्ट करते हैं कि ये वेरिएंट आ रहा है, ताकि आपको फेयर फैक्टर आ जाए। जो चीज इन्होंने यूज की है इस पूरे पेंडेमिक के दौरान, आप वो सोचिए, वो फेयर को यूज किया है, और फेयर डर शैतान की तरफ से। मैं आपको एक बात बता दूं, ये शैतान का बेहतरीन वेपन है। वो आपको मुफलिसी का फेयर देता है, खौफ देता है कि आप गरीब हो जाओगे, है ना, गलत काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, गरीब हो जाओगे, वरना आजकल की दुनिया में सर्वाइव नहीं करोगे, बी प्रैक्टिकल, और ये और वो फूकता रहता है आपको, विस्पर करता रहता है, क्योंकि वो विस्पर ही कर सकता है, क्योंकि रोजे मैशर वो आखिर में बोलेगा कि मैं तो सिर्फ विस्पर ही करता था, मैं तो किसी का हाथ पकड़वा के तो नहीं करवाता था, मैं तो विस्पर ही करता था, इन्होंने क्यों अमल किया? आखिर में उसका जवाब यही होगा ना कि इन्होंने क्यों अमल किया, मैं तो सिर्फ विस्पर ही करता था, मैं तो सरगोशी करता था। ये तो हम है ना, हमें सोचना है ना कि वो तो विस्पर करेगा, हमें क्या करना है। तो मुफलिसी का सबसे ज्यादा डर दिलाया गया। और आज भी आप देखें, जो वैक्सीन पे, बाय द वे मैं जल्दी से आता हूँ नीचे, तो वैक्सीन पे सबसे ज्यादा जो वैक्सीन का डर से लगवाया जा रहा है वो ये है, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको बोला है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी अगली, अगर आप, ये तो वर्स्ट डिक्टेटरशिप है अहमद। आपने कभी सुना है कि आपको कहा जा रहा है कि आपकी अर्न हुई हुई सैलरी, जो आपने काम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप अर्न हुई हुई सैलरी आपको इसलिए नहीं दी जाएगी कि आपको फोर्स वैक्सीनेशन करानी है? दिस इज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। और इसीलिए यूरोपियन कैपिटल, पूरे पूरे लोग मिलियंस की तादाद में बाहर हैं, उनको पता है कि ये हमसे फ्रीडम ऑफ लिबर्टी छीनी जा रही है इन द नेम ऑफ कोरोना वायरस, इसीलिए वो रोडों पर है। आप जाके फुटेजेस देख लें, मतलब आपका जो ये डिसऑनेस्ट मीडिया जो है पाकिस्तान का, वो दिखा ही नहीं रहा वो फुटेजेस, क्योंकि उनके जो मास्टर्स हैं उन्होंने मना किया हुआ है कि आप ये नहीं दिखाएं। पूरे पूरे यूरोपियन कैपिटल्स में वीकेंड्स पे लोग बाहर हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा। दे डोंट केयर अबाउट डेल्टा वेरिएंट और ओमेगा वेरिएंट और दिस और दैट वेरिएंट। उनको पता है कि ये इन्होंने पूरा गेम खेल दिया हमारे साथ, लॉकडाउन करा रहे हैं, फोर्स वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं मास्क पहनने पे, हमें सोशलाइज नहीं करने दे रहे। आप देखिए क्या हुआ। और
और पैरेलल यूनिवर्स में इसराइल आप देखें, इसराइल में सारी मजहबी जो रसूमात हैं वो अदा होती है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है। लेकिन इस हज पे इतना दिल खराश आप फुटेजेस थे, अगर आप देखें हज के मौके पर, अगर आप देखें तो मुसलमान ब्रेन वॉश्ड इनडॉक्ट्रिनेटेड मुसलमान, जिनके हुक्मरानों को प्रेशर किया गया, इम्पोज करके ये काम करवाया गया फोर्सफुली, वो सोशल डिस्टेंसिंग से हज कर रहे हैं। वाओ, दैट्स वाओ। वो इमारत खाने काबा जो सदियों से, जब से इंसानियत बनी है, यानी आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम ने पहली दफ़ा उसकी इमारत बनाई, तब से रूहानी असास है हमारी। आज उसको कहा जा रहा है कि इसको सैनिटाइज करें आप उसको हाथ नहीं लगा सकते बगैर उसके सैनिटाइज किए हुए हो। मतलब आप सोच सकते हैं कि आपके साथ ये क्या हुआ है। जस्ट इमेजिन कि वो इमारत जो आपके लिए रूहानी असास थी, उसको आपको टच नहीं किया कर सकते आप बगैर सैनिटाइज किए हुए, और आपको आपस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और आपके अलावा उन्हीं को किया गया जो वैक्सीनेटेड थे। मतलब किस तरीके से उन्होंने अपना एजेंडा जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि आप लोग जो हमारे जो कुरान है वो पूरी तरीके से जो है उन्होंने रिसर्च छोड़ दिए, वो बेवकूफ़ी में, स्टुपिडिटी में, कुछ स्टुपिडिटी में मारे गए, कुछ आलाकार बन गए, जो भी था। लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से उनका एजेंडा अपनी किया। यूरोप नहीं एक्सेप्ट कर रहा, आप देखिए यूरोप एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसराइल नहीं कर रहा। इसराइल अपनी वेलिंग वॉल पे उनकी जो भी मजहबी रसूमात होती हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वो एक दूसरे के कंधों में कंधा डाल के वो दीवार गिरिया के सामने मनाजात भी कर रहे हैं, प्रेयर्स भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कितनी फुटेजेस मैं खुद शेयर करा सकता हूँ, आपको पता है, आप फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है कि कितनी फुटेज मैं खुद शेयर कर सकता हूँ, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं कि सिर्फ हमारे, क्या कोरोना वायरस सिर्फ मुसलमानों के लिए रह गया है क्या, या बाकी मजाहिब के लिए रह गया जो बेवकूफ बने जा रहे हैं, इनके लिए नहीं है क्या? और क्या एशिया में ही है क्या? जबकि आपको बताया गया है कि जो थर्ड वर्ल्ड खास तौर पर साउथ एशिया है, इनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब भी आपको फोर्स वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है। और आपको बताऊं मैं, फोर्स वैक्सीनेशन का न्यूरमबर्ग कोड के मुताबिक, आप व्यूअर्स नोट कर लें, न्यूरमबर्ग कोड, ये आपका होमवर्क है। इवेंट 201 हमने बताया आपको, न्यूरमबर्ग कोड के मुताबिक कोई भी आपके जिस्म में आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी चीज इंसर्ट या इजेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से न्यूरमबर्ग में जो ट्रायल हुआ था उसमें जो जो हिटलर के साथ साइंटिस्ट थे उनको बाकायदा सजाएं दी गई थी, इसलिए कि वो ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते थे। आप एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि आपने उस पर जानवरों पर भी अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं किया था। आप इतनी एजिलिटी में किस तौर पे, आपको किसने लाइसेंस दिया है, ये लाइसेंस टू किल किसने दिया है कि आप एक एक्सपेरिमेंटल, जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल फेजेस में हो, उसको आप ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट कर दें, और फिर आप बोले, कनाडा में आप देखें वो कह रहे हैं 2 डोज काफी नहीं है भाई, आपको बूस्टर को डोज भी लगानी पड़ेगी। लुक एट दैट। वही आपका जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, में आपको कहता था ना, ये डेमोक्रेसी की भूली शक्ल है, और डेमोक्रेसी की दूसरी शक्ल ट्रम्प है। आके उनका क्या काम है, उनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है, कह रहे भाई पढ़ो आप ये वही जो शैतानी ताकूती ताकतें हैं वो इनको कंट्रोल करती है, उनके स्ट्रिंग्स पुल करती हैं। और अब वो कह रहे हैं कि 2 डोज काफी नहीं है, आपको बूस्टर डोज भी लगानी है 6 महीने बाद, लगाएं आप। तो ये पैर दर पे पैर दर पे पैर। और आपको बाय द वे, मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप ये सब बात कर रहे हैं कि आपको बूस्टर डोज लगाई और ये सारा सब कुछ, कनाडा में ये हो रहा है, यूरोप में हमने बात किया, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। हम तो खैर रिसर्च करते ही नहीं है ना, हम तो बस बाहर से चीज़ ले लेते हैं जो हो गया। अच्छा, वैसे हम सारी चीज़ें वेस्टर्न ममालिक से लेते हैं। अभी जो वेस्टर्न ममालिक में जो मुजाहरे हो रहे हैं, हर वीकेंड पे बड़ा बड़ा मिलियंस में मुजाहरे हो रहे हैं, अब हम क्यों नहीं वेस्ट वेस्ट की तरफ देख रहे हैं इस मामले में, कि हमें भी बाहर निकलना चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए, हमें भी सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए इस पर सो मोटो लें, फोर्स वैक्सीनेशन बंद करें। जो जो रशिया ने किया है, रशिया ने कहा है कि जिसको लगाना है वो लगाए, जो नहीं, जिसको नहीं लगाना है वो ना लगाए, फोर्स नहीं किया जाएगा। और यही वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को क्या बोलते हैं कि आप क्या डिक्टेटरशिप है, पुतिन बैठा हुआ डिक्टेटरशिप है। वही डिक्टेटरशिप वाला पुतिन कह रहा है कि मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ। और वही वेस्ट फोर्सफुली आपको कह रहा है 2 डोज भी लगाओ और आपको बूस्टर डोज भी लगानी पड़ेगी, आपको माहौल मेंटेन नहीं होने देंगे, आपको नौकरी में सैलरी नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं होगा, आपको वो नहीं होगा। तो डिक्टेटरशिप कौन सी हुई अक्सर, एक्चुअली आपका लिबर्टी और फ्रीडम कौन छीन रहा है? ये तो वेस्टर्न कंट्रीज छीन रहे हैं। और उसके बाद आपको वही का वो एजेंडा आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप जो है वो मगरिब की तरफ देखते हैं हर चीज में, तो आप वो करे जा रहे हैं। लेकिन जो मगरिब की आवाम है उसको आप क्यों नहीं देख रहे? वो तो सड़कों पर है, एहतजाज है, सरापा एहतजाज है।
वो क्यों नहीं कर रहे? अल्टरनेटिव व्यू भी आप क्यों नहीं लेते? आपको हमेशा वन वे इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप ये करें, ये करें, ये करें। आपने कभी अल्टरनेटिव देखा है? जो अब हम बताने लगे हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री है प्लैंडेमिक, जो कि 2020 में ही रिलीज हुई, और उसको टोटली उसका ब्लैकआउट कर दिया गया मीडिया पे से और सोशल मीडिया पे से। टोटल उस डॉक्यूमेंट्री का ब्लैकआउट कर दिया गया। उसका नाम था प्लैंडेमिक। हम व्यूवर्स को हम इनवाइट करेंगे कि ये बाय हुक और क्रोक ये डॉक्यूमेंट्री जाके देखें, और इसके अल्टरनेटिव जो है वो जराए ढूंढें जहाँ से आप ये देख सकते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट भी है बाय द वे। इसको कंप्लीटली इसका बॉयकॉट किया है, ब्लैकआउट किया है, और इसको सेंसर कर दिया गया है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे। ये 1 से 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है। जरूर देखें ताकि आपकी आंखें खुलें और आपको अल्टरनेटिव व्यू पता लगे इस पैंडेमिक के बारे में, जो कि एक्चुअली प्लैंडेमिक है। जब आप पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स और सब डॉट्स को जोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बाकायदा पैंडेमिक है। और आपको फोर्स, और जैसे मैंने आपको बताया न्यूरमबर्ग कोड के मुताबिक ये इलीगल है कि कोई आपकी मर्जी के बगैर फोर्सफुली आपकी बॉडी में कोई चीज़ इंजेक्ट करे। या आप होमवर्क अपना जाके कर लें। ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा। मैं कोई गली में खड़ा हुआ वो लड़का नहीं हूँ जो कह रहा हूँ कि आपको कि बस आप नहीं करें। नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर से आपको बता रहा हूँ प्लैंडेमिक, और इसका सबटाइटल है इंडोक्ट्रिनेशन। ये आप जाके ज़रूर देखें। रिसर्च वर्क है, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स लोगों ने बनाई है, ना कि किसी टॉम डिक एंड हैरी ने। और आप जाके बाय हुक और क्रोक ये ज़रूर देखें पैंडेमिक, और ये हम आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। इसीलिए इसका ब्लैकआउट किया गया। आप कहते हैं ना कि अगर आपको डर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं सारे जिन्होंने ये बनाई है, तो आपको क्या डर है? आप देखने दें लोगों को। लेट द पीपल डिसाइड ना, लेट द पीपल डिसाइड। आप वन वे इंफॉर्मेशन दे के जो इंडोक्ट्रिनेशन कर रहे हैं वो ना करें। आप ये अल्टरनेटिव व्यू भी लेने दें लोगों को, और लेट द पीपल डिसाइड। और फिर अगर वो जाके वैक्सीन लगाना चाहते हैं, फिर वो जाके ये मास्क लगाना चाहते हैं, फिर वो जो चीजें करना चाहते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो जाए। फिर अगर किसी को जानते बूझते हुए भी जाना है, क्लिफ से ऑफ द क्लिफ होना है, तो उसकी मर्जी है भाई। फिर तो कुछ किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन एक दफा हक उनके ऊपर आश्कार कर दें, एक दफा उन पर हक आश्कार हो जाए, उसके बाद उनकी मर्जी है, फिर उनकी मर्जी है। हमारा काम ये अल्टरनेटिव व्यू देना, शीपल मेंटेलिटी से निकालना लोगों को। वो शीप मेंटेलिटी है जो कि आगे वाली जो भेड़ करेगी वो भेड़ चाल है, उसके पीछे दूसरी वाली भेड़ वही करेगी जो आगे वाली भेड़ करेगी। और अगर वो जाके क्लिफ से नीचे गिर जाती है तो वो पीछे वाली भी गिर जाएगी, इसलिए कि आगे वाली ने वही किया था। इससे निकालना है अपनी आवाम को और शऊर बेदार करना है। ये जरूर देखें। ये आपको आई ओपनर के तौर पर देखनी पड़ेगी। ये आपके लिए आई ओपनर साबित होगी। आप आज ही जाके देखें। 1 से 1.5 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं ना अपने बिजी शेड्यूल में से। ऐसा तो नहीं है कि कोई आप नहीं निकाल सकते 1 से 1.5 घंटा, जबकि बाद आपकी और आपकी फैमिली की और उसकी हेल्थ की आ रही हो। इतना तो आप वक्त निकाल ही सकते हैं ना, फॉर गॉड सेक। ये निकालिए और 1 से 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखिए। ये आई ओपनर है, आपकी जो है वो सोचने का नजरिया ये बदल देगी। ये हम आपको बता रहे हैं। जब आप इवेंट 201 के बारे में पढ़ेंगे, ये प्लैंडेमिक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, इसमें फैक्ट्स एंड फिगर से बात प्रूव की गई है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनका गेम है क्या, थोड़ा सा आप समझ लें पहले ये गेम है क्या है। ये करते क्या है, इनका जबरदस्त डॉक्ट्रिन है एक। ये पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसका रिएक्शन आता है। जब रिएक्शन आता है तो ये सोल्यूशन देते हैं। प्रॉब्लम, रिएक्शन, सोल्यूशन, बार बार हम बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम, रिएक्शन, सोल्यूशन। प्रॉब्लम इन्होंने दिया कोरोना वायरस, रिएक्शन क्या हुआ, पैनिक फैल गया, फेयर हुआ, ये हुआ। इन्होंने बोला सोल्यूशन हम देते हैं। सोल्यूशन क्या है, वैक्सीनेशन, फोर्स्ड वैक्सीनेशन, जिसमें आपको आपके डीएनए को डिस्टर्ब किया जा रहा है। एक मिनट मुझे बात बताएं। अल्लाह ताला ने सूरह 3 में इंसान के लिए कहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है कि नहीं? ये कहा है कि नहीं है? हमने इंसान को सूरह 3 में व 3 में आप अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है। मैं सूरह बकरा के आखिरी आयत की तरफ आता हूँ। उसके बाद सूरह बकरा के आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि हम किसी भी नफ्स को पे उसकी इस्तेताअत से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। कहा है कि नहीं कहा? हम किसी भी नफ्स पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ठीक है। अल्लाह ताला ने एक कंप्लीट चीज़ इंसान बनाई है, अशरफुल मखलूक़ात। उसका जो इम्यून सिस्टम रखा है वो परफेक्ट है। अल्लाह ताला को पता है कि कौन सी वबा आएंगी, क्या आएगा, सब पता है। जो भी आएगा वो इम्यून सिस्टम पूरी कैपेसिटी रखता है उससे खिलाफ लड़ने के लिए।
रखता है कि नहीं रखता? आपका मानना है कि नहीं है कि क्रिएटर ने आपको बेहतरीन शक्ल में रखा है और आपको फुली इक्विप करके भेजा है कि जो भी चीज आएंगी, देखें वायरस हो या कोई भी हो, क्रिएटर को तो मालूम है ना सारी चीजें, तो वो तमाम उन चीजों से वो आपका इम्यून सिस्टम लड़ने की सकत रखता है। और दूसरी बात जो सूर्य बकरा की मैंने आपको आयत कोट की कि अल्लाह ताला किसी भी जी नफ्स को, जो नफ्स उसकी ताकत और साथ से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। अब जरा इन दोनों आयत को आप मिलाएं और अब मैं आपको तीसरी बात करता हूँ तो आपको समझ में आएगी बात। आपको बाहर से एंटीबॉडीज डेवलप करने की अब क्या जरूरत है, जबकि आपको कंप्लीट शक्ल में पैदा किया है और अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया है कि आपकी इस्तिताअत से ज्यादा आपको बोझ नहीं डालेगा। ठीक है, आप बोल रहे नहीं, मैं आपके डीएनए में छेड़छाड़ करूंगा, खुदा के बनाए हुए डीएनए में मैं छेड़छाड़ करूंगा, मैं एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली डेवलप करने की कोशिश करूंगा ताकि वो इसका काउंटर कर सके। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? मैं डॉट कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही है? दिस इज अ डायरेक्ट चैलेंज टू द क्रिएटर एक्चुअली। अच्छा, अब मैं एक और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ। इस पेंडेमिक के दौरान जो सबसे ज्यादा हदीस कोट की गई वो यही है ना, आप सल्लम की, आप ने फरमाया कि अगर वबा हो कहीं पर तो उस टाउन में आप एंटर ना हो, और अगर आप उस टाउन में हो ऑलरेडी तो आप बाहर ना जाए। यही कहा गया है आपको। इसका मतलब इस हदीस से दो चीजें तो हो गई, एक एक जगह ऐसी होगी हमेशा, कभी भी कोई ऐसा पेंडेमिक नहीं होगा जो पूरे वर्ल्ड में सेम बैक वक्त जो है वो फैल जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो कहा है उसमें दो चीजें कि ऐसी जगह जरूर होगी जिसमें वो पेंडेमिक नहीं होगा। क्योंकि ये हदीस पे क्यों कही आपने कि अगर आप हो अंदर तो बाहर ना हो और बाहर हो तो अंदर ना जाओ, इसका मतलब हमेशा दो एरियाज ऐसे होंगे जहां पे एक में होगा पेंडेमिक और एक में नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बैक वक्त पूरी दुनिया में जो है वो पेंडेमिक फैल जाए, क्योंकि फिर ये हदीस आप गौर से सुने कि अगर आप हो तो एंटर ना हो, मतलब जिसमें पेंडेमिक हो जिस टाउन में आप वहां पे एंटर ना हो, और अगर आप उसमें हो तो आप बाहर ना आए ताकि वो बाहर आके स्प्रेड ना हो। इसका मतलब है हमेशा दो एरिया ऐसे रहेंगे, एक में पेंडेमिक होगा एक में नहीं होगा। तो बैक वक्त पूरी इन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया में फैल गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है इस हदीस से। और फिर आप कुरान की जो मैंने दो आयत आपको जिसका मफहूम बताया आप उसे जरा जोड़ के पढ़ें। अब तो थोड़ा शऊर जो है उसमें हरारत आनी चाहिए कि ये क्या बात हुई है हमारे साथ। 6 हफ्ते पहले इनको पता, ठीक है जी, सिम्पसन कार्टून पहले से ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को इंजेक्शन लेके घूम रहा है पीछे वैक्सीन लगाने के लिए, वो भाग रहा है उसको, वो पहले से ही सालों पहले करके बैठे हुए हैं। 6 हफ्ते पहले इन्होंने पूरा पता लग गया इनको कि भाई पेंडेमिक आने वाला है, उसका रिएक्शन क्या होगा, वही प्रॉब्लम रिएक्शन सोल्यूशन, प्रॉब्लम कोरोना वायरस रिएक्शन, फेयर फैक्टर्स इंजेक्ट करके इन्होंने हाइप क्रिएट कर दी मीडिया के जरिए। और सारा देखा आप सीएनएन और बीबीसी पे एक कंटिन्यूस काउंटर चल रहा था कि भाई डेट इतनी हो गई, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने लोगों, आपको पता लोगों की नफ्सियात पर उसका क्या असर पड़ता है, यार इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, और हमारा मीडिया तो कुछ नहीं करता, वो वहीं से कॉपी करता है डाटा और पेस्ट कर देता है। ठीक है ना, यही करता है ना हमारा मास मीडिया। ठीक है, और सोल्यूशन क्या दिया, वैक्सीनेशन, वो भी फोर्स वैक्सीनेशन जो कि न्यूरमबर्ग कोड के अगेंस्ट है, इलीगल है। और मैंने आपको एक और बात बताई कि डॉक्टर ई मार्टिन, ये जो पैंडेमिक डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर ई मार्टिन इसमें साफ कह रहे हैं कि ये वैक्सीन भी नहीं है, ये जो आपको वैक्सीन इंजेक्ट की जा रही है आपकी बॉडी में, ये वैक्सीन ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट कोई काम नहीं करेगी। और इसीलिए डॉक्टर फौशी भी आके बोलते हैं, जो उनका रिसेंट बयानों में से आप देख लें, वो कहते हैं जरूरी नहीं है अगर आपको दोनों डोज लग जाए कि उसके बाद आपको कोरोना वायरस ना हो। तो भाई ये सब बातों को आप जब जोड़ें तो इसका क्या मतलब है फिर, यानी मैं वैक्सीन भी लगवा लूं जो कि एक्सपेरिमेंटल है अभी, जो अभी जानवरों पे भी जिसका एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हुआ था वो डायरेक्ट इंसानों पे लगा दी गई, और उसके साइड इफेक्ट्स तो अभी आने हैं और आ रहे हैं, बाय द वे वो आ रहे हैं मुख्तलिफ। एस्ट्राजेनेका जो है वो जो ऑक्सफोर्ड ने बनाई थी वो वेस्टर्न यूरोप में उसको बैन कर दिया गया, उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, मॉडर्ना यूज नहीं करने दे रहे। और एक और बात मैं इसमें एडिशनल कर दूं, इम्प्यूनिटी है। इन सारी कंपनियों ने फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और ये जितनी भी हैं सब ने इम्प्यूनिटी, सबको इम्प्यूनिटी मिली है, मतलब इस्तिस्ना मिला है कि अगर कोई इसका साइड इफेक्ट आया तो आप इनके ऊपर सू नहीं कर सकते, आप इनके ऊपर कोई किसी किस्म का केस नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं इन कंपनीज ने ये मार्केट में लाने से पहले ही ये इम्प्यूनिटी क्यों मांगी है तमाम हुकूमतों से? अब समझ में आ रही है आपको कोई बात? ये तमाम हुकूमतों से जो जो ले रहे थे इनकी ये वैक्सीन, उनसे इम्प्यूनिटी मांगी है कि हमें पहले इस्तिस्ना दें फिर हम आपको देंगे ये।
और इस्तिस्ना लिया है इन रिटर्न कि हम अगर कोई साइड इफेक्ट हुआ तो हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी इंसान अपनी जान से जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन हम पे आप सू नहीं कर सकते। जॉनसन जॉनसन रिसेंटली बैन हुई है, एस्ट्राजेनेका मैंने आपको बताया वेस्टर्न यूरोप में पूरा बैन हुई है, फ्रांस में जर्मनी में उसको बंद कर दिया गया है, ऑक्सफोर्ड में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। आप खुदा के बनाए ब्लड हुए क्लॉटिंग वगैरह का भी जो सुना है उसके बारे में तो। जी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह का हुआ है, और खुदा के जो बनाया हुआ परफेक्ट इम्यून सिस्टम है इंसान का, आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से आप क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, खुदा का परफेक्ट सिस्टम है ना, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट और वेदर का, आप उसके साथ जब छेड़छाड़ करेंगे, क्लाउड सीडिंग करेंगे, हार्ड टेक्नोलॉजी यूज फासलों की करेंगे, बारिश तो करेंगे। आपको पता है ना जी, तो उसके आएंगे कि नहीं आएंगे रिपरकशंस। ये ऐसा ही है। खुद मैंने आपको सूरह 3 कोट कर दी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको बेहतरीन, द वर्ड यूज हुआ है द बेस्ट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड और बेटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट। खुदा ने कहा है कि हमें तो बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है, यानी आपको परफेक्ट बनाया है अल्लाह ताला ने। और कौन कह रहा है? जिसने सबको बनाया है, जिसने हर चीज बनाई है, वो कह रहा है कि हमने आपको बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, यानी आपकी हर चीज परफेक्ट है, इंक्लूडिंग योर इम्यून सिस्टम। आप बोल रहे हो नहीं मुझे बाहर से चाहिए, मैं बाहर से आर्टिफिशियल चीज इंजेक्ट करूंगा और इंसर्ट करूंगा अपनी बॉडी में, और आर्टिफिशियली वो बनाऊंगा, एंटीबॉडीज डेवलप करूंगा। और मैंने आपको कह दिया है कि अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि हर हम जो जी नफ्स है उसको उसकी ताकत से ज्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। तो आपके ऊपर अगर कोई मुश्किल आएगी भी, कोई वबा आएगी भी, तो वो आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आएगी। ये तो आपको अब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और आपको कह दिया गया है, और कभी भी बैक वक्त पूरी दुनिया में एक साथ पैंडेमिक नहीं फैलेगा। मैंने आपको हदीस सुनाई कि अगर आप अंदर हो उस टाउन में तो आप बाहर नहीं जाओ, और बाहर हो तो आप अंदर नहीं जाओ। इसका मतलब है हमेशा एक ऐसी जगह रहेगी, कुछ एरिया ऐसे रहेंगे दुनिया में जहाँ पे वो नहीं होगा और कुछ पे होगा। तो ये तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में फैल गया, और पूरी दुनिया करे ये, और पीछे से जो एजेंडा इन्होंने अपने पूरे करने थे वो कर रहे हैं। जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं उनकी जो इनकम है वो डबल ट्रिपल हो चुकी है, उनकी वेल्थ डबल ट्रिपल हो चुकी है। उनमें जेफ बेजोस हैं, आप जो है वो रिचर्ड ब्रांसन है, बिल गेट्स की आप बात कर लें, और अब तो ये स्पेस में कंपटीशन कर रहे हैं। आपको पता है पिछले हफ्तों ये रिचर्ड ब्रांसन निकल पड़े थे कमर्शियल फ्लाइट लेकर स्पेस के लिए, उसके बाद जेफ बेजोस निकल पड़े थे, फिर उसके बाद एलॉन मस्क अभी सितंबर में करने वाले हैं। तो इन्होंने इनके पास तो इनको पे तो कैश जो है उसकी बारिश होने लग गई है। इनको तो ये जो पैंडेमिक है इनके लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है। तो ये तो, और जो जो गरीब लोग हैं वो मजीद गरीब से गरीब से गरीब हो चुके हैं। तो आप मुझे बताओ किसने बेनिफिट उठाया इसका? वही 1% रिचेस्ट जो हम बात कर रहे थे, उसने वो बेनिफिट उठाया, वो क्रीम खा गए, उनकी उनकी इनकम डबल ट्रिपल हो चुकी है। आपको पता है जेफ बेजोस 200 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं उनकी वेल्थ। जेफ बेजोस दुनिया के अमीर तरीन आदमी 200 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, और अब वो स्पेस कंपटीशन में चले गए। देख रहे हैं आप, कमर्शियल फ्लाइट लेके जाने वाले हैं, तो वो खुद अभी लेके आए हैं कमर्शियल फ्लाइट। उसके बाद वो रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन वाले जो थे वो लेके आए हैं, अब उसके बाद एलन मस्क जो टेस्ला वाले हैं वो जाने वाले हैं। इनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है कि ये अब इस तरीके की एक्सपीडिशन पे निकला करेंगे और करेंगे ये सारे काम। क्यों? एट द कॉस्ट ऑफ पीसेंट्स, जो हम लोग हैं गरीब और मतलब जो रिसर्च नहीं करते, जो इनके एजेंडा पे पूरे उतर रहे हैं। एलन मस्क की बात हो रही है, बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट एलन मस्क। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा था पीसीआर टेस्ट के बारे में, जो कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया। उन्होंने कहा था 24 घंटे में मैंने 4 टेस्ट कराए, 2 पॉजिटिव निकले, 2 नेगेटिव निकले। ये एलन मस्क की ट्वीट है। अगर कोई नॉर्मल बंदा जी होता आप जी, इग्नोर कर देते, बोलते यार ये तो टॉम डिक एंड हैरी मेरी की ट्वीट नज़र है। से भी वो कहता गलती है थी वो। जी जी 24 घंटे में उन्होंने 4 टेस्ट कराए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब आप बताएं, फेक होने के लिए साबित नहीं है? एक टेस्ट फेक होने के लिए साबित नहीं है, काफी नहीं है सलमान भाई फिर एविडेंस? लेकिन क्या किया जाए, यानी जो लोग रिसर्च नहीं करते, जाहिर है टाइम का भी है मामला, तो मैं अब समेटने की तरफ आऊंगा कि जो लोग रिसर्च नहीं करते हैं या फिर जिन इतना ज़्यादा, जी जाहिर है हमारे मुल्क के अंदर तो लिटरेसी रेट भी इतना नहीं है, और जो लोग पढ़े लिखे भी हैं वो भी इतनी उनकी रिसर्च नहीं होती है, मतलब दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या करें इसको काउंटर करने के लिए, मतलब काउंटर सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि जाहिर है हम बात तो हो रही है बहरहाल। देखिए, अब वही वाली बात है कि अब बात तो हो रही है, ठीक है। पहले इन्होंने क्या किया? आप पूरा ये हम बाहर रिसर्च कर रहे हैं ना, अब हम अपने व्यूअर्स को बोले आप रिसर्च करें।
इस पैंडेमिक के इरप्ट होने के बाद हुआ क्या, रेस्पिरेटरी किसी भी डिजीज से अगर किसी की अमवात हो रही है, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने सारे सारे हॉस्पिटल्स में वार्ड ही बंद कर दिए थे कोरोना की वजह से, तो कोई भी अमवात हो रही थी घूम फिर के, तो आप उस अमवात को क्लासिफाई कर रहे थे कोरोना की, यानी डेथ सर्टिफिकेट पे आप लिखे थे कोरोना, ठीक है, और वही एग्जैजरेटेड फिगर आप मीडिया में दे रहे थे। तो आप बात समझ लें। और अमेरिका में तो ऐसा भी हुआ है कि कहा है कि अगर आप बाकायदा डॉक्टर सामने आए कि हमें कहा गया है कि अगर आप रीजन जो है वो लिखेंगे कोरोना डेथ सर्टिफिकेट पे, तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेंगे सिर्फ रीजन लिखने के। या आप जाकर रिसर्च कर लें, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, या आप देख लें, बाकायदा डॉक्टर्स आए खुल के सामने, उन्होंने कहा कि हमें बाकायदा कहा गया है, लेकिन हम अपनी इंटीग्रिटी की वजह से नहीं गए उस तरफ, हमें कहा गया है कि आप डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना लिखें, रीजन ऑफ द डेथ, और हम आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स देंगे। ये कोई छुपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है, ये आपको मीडिया, ये आराम से आपको सोशल मीडिया पे, और आप रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ भी हुआ है, हमारे यहाँ जो डिससर्विस की है वो हमारे डॉक्टर्स ने की है, इम्यूनोलॉजिस्ट ने की है, वायरोलॉजिस्ट ने की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी बाहर आके कि ये पेंडेमिक क्या है, इसकी क्या रिपरकशंस हैं, इसमें बाकी एहतियातें क्या होती हैं। उन्होंने WHO का कॉपी और पेस्ट मारा है, WHO ने इनको दिया था वो कॉपी और पेस्ट मार के आपको बता दिया। और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। असद उमर साहब जो हैं वो MB हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है मेडिकल से, जिस तरह बिल गेट्स का कोई ताल्लुक नहीं है मेडिकल से। वो कैसे आगे आपको बता सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छी है, आपके लिए बुरी है? भाई कोई PhD इम्यूनोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट आके बैठे जिसकी इंटीग्रिटी हो, ईमानदार आदमी, डॉक्टर अदीब रिजवी टाइप के, देखे ना, है ना आपके यहाँ लोग, डॉक्टर अदीब रिजवी जो उस तरह के आगे लोग आगे बैठे, तो लोग कोई क्रेडिबिलिटी भी तो हो कि लोग बोलेंगे हाँ यार अगर ये बोल रहे हैं इन्होंने हमेशा इंसानियत की खिदमत की है, कुछ नहीं। एक नॉन टेक्निकल आदमी आपको बोलता है ये आपके लिए अच्छा है, करना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा, वरना हो जाएगा, वो वरना वरना जो है ना, वो इफ्स एंड बट्स जो बताया गया है ना, वो आपको पीछे से आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WHO, क्योंकि इनका एजेंडा है। और हम एक प्रोग्राम में नहीं कवर कर सकते कि इसके आगे क्या रिपरकशन होंगे। मैंने आपको बहुत सारी चीज पता, अमवात हो रही है जो आपने बात करी, बहुत सारी अमवात किसी और वजह से हो रही है डेथ सर्टिफिकेट पे कोरोना, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं आजकल, तो पहली चीज वो यही कहते हैं कि भाई साहब कोई भी ऐसी चीज है तो कोरोना का टेस्ट पहले करा लो। और अगर खुदा ना खासा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, और वो बात किसी भी वजह से होती है, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो, हार्ट हो, डायलिसिस हो, एनीथिंग, वो ठकाक से उनके लिए आसान है, वो लगा देते हैं कि भाई ये कोरोना। तो एक तो आप उन अमवात को पीछे कर दें, सेपरेट कर दें, जो हो रही है उनको साइड कर देना, क्योंकि उनका ताल्लुक ही नहीं, उनको तो क्लासीफाई किया जा रहा है। दूसरी बात है जो हो रहा है, बहुत सारी अमवात तो ऐसी भी हो रही है मेरे सामने, जो दो डोज लगवा चुके थे वैक्सीनेशन, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और फिर भी डॉक्टर उनकी डेथ सर्टिफिकेट पे लिख रहा है कि कोविड 19। देखें, इसका सर्वाइवल रेट 99.9 है, ठीक है। अगर आप बाइक पे या गाड़ी में जा रहे हैं ना अपने घर से हाईवे पे, आपका सर्वाइवल रेट जो है ना, जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी के तहत होगा ना, तो उसमें आपके कम चांसेस है बचने के, और कोरोना में ज़्यादा बचने के चांसेस हैं। और आपको कह दिया गया है, हमने प्रोग्राम के दौरान बताया आपको, आपका परफेक्ट इम्यून सिस्टम खुदा ने बना के दिया है। अगर कोई इस तरह के बैक्टीरिया वायरस आते हैं, वो इम्यून सिस्टम आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो पे लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उसे लड़ना शुरू कर देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स हुए और उन्होंने कुछ नहीं किया, 3-4 दिन बाद वो रिकवर हो गए। क्यों रिकवर हो गए? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ने उसको काउंटर कर दिया। अगर आप फियर फैक्टर ले लेंगे कि मुझे हो गया, मुझे हो गया, मुझे हो गया, फियर करता गया है, डर करता गया कि आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इस पूरे पेंडेमिक के दौरान कभी जो फिजी ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है, इस पे कभी पाबंदी लगी है? जो चीजें आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं उन पे तो कोई पाबंदी नहीं लगी, वो तो धड़ल्ले से सब अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। आपको बताया गया कि आपको आपकी जो है वो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो आप सही कर लें, आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट कर लें, आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और इस पे आ जाएं, और ये मिठाइयाँ और फिजी ड्रिंक्स और ये जो चीज़ें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को भी करती हैं, और जो ये फ्रोजन फूड है और जो ये डीप फ्राइड आइटम है, इससे आप अवॉइड करें। ये आपको कोई नहीं बता रहा। कहाँ है वो डॉक्टर्स? ये डिससर्विस कर रहे हैं, जो बता ही नहीं रहे आपको कुछ, बिल्कुल साइलेंस, और इसको क्रिमिनल साइलेंस कहते हैं बाय द वे। ये मुजरिमाना गफलत और मुजरिमाना खामोशी है कि बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे, और नॉन टेक्निकल आदमी आपको आके बता रहा है। और लोकली जरा 1 मिनट के लिए सोचे अहमद, कि वो हुकूमत जो आपको पानी नहीं दे पा रही, बिजली नहीं दे पा रही सही से, आपको गैस नहीं पहुंचा पा रही, आपकी टूटी सड़कें हैं, आपका वैक्सीन फ्री इन्वायरमेंट दे रही। खराब है, जो कचरा नहीं उठा पा रही, अगर कराची शहर की आप बात कर ले, वो आपको वैक्सीन फ्री दे रहे हो, बाकायदा कॉल आ रही है आपको कि आपकी अपॉइंटमेंट जी आ जाए, आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी आ जाए, आपको आपका टाइम हो गया। इतनी सर्विस वाली हुकूमतें हो गई हैं हमारी माशाल्लाह, कि आपको वो बाकायदा बुला बुला के लगवा रही है, और वो आपको टूटी हुई सड़कों पे रखा हुआ है, बिजली आपको देते नहीं है, पानी साफ है नहीं आपका,
आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड कर दिया है। दुनिया के जो टॉप 10 सिटीज हैं जो हाईली पॉल्यूटेड है, मतलब एयर पॉल्यूशन की बात करें, उनमें कराची आता है, लाहौर आता है आपका। तो मतलब, और वो हुकूमत इतना इंटरेस्टेड हो गई एकदम आपकी सेहत में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वही बिल गेट जो डीपॉपुलेशन के एजेंडा में थे, वो एकदम आपकी सेहत में इंटरेस्टेड हो गए कि यार आपको रिकवर करना है और ये करना है और वो करना है। देखें, समझ जाए, बात आपके सामने आ चुकी है। बात, अगर ये वायरस है भी ना, तो आपके इम्यून सिस्टम को इससे डील करने दें। आपका इम्यून सिस्टम इससे डील करने का होना चाहिए। हाँ, आपको करना क्या है कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, उसको आपको स्ट्रेंथन करके रखना है, ठीक है। और जो सिम्टम्स होंगे भी वो रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फेयर फैक्टर करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे अपने आरएनए डीएनए को, और ये जो एंटीबॉडीज है जिससे जिससे ब्लड क्लाउड भी बन रहे हैं, ये सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद अगर आपका हो जाता है। और मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि वैक्सीन लगाने के बाद, आने के बाद बोले, यार अब अल्लाह बचाए यार, बस अल्लाह मालिक। तो यार, आप पहले आपको जब अकल दी गई थी, वो अल्लाह ही ने दी थी, वो आपने यूज क्यों नहीं की? ये तो वही वाली बात है कि आप तख्तादार पे चले गए, आपने फंदा फांसी का रख लिया और आप लटक गए और कह रहे हैं यार अल्लाह जाएगा। जैसे हमने, याद है आपको, पिछली से पिछली हिकायत रूमी में कहा था कि हम कौन होते हैं अल्लाह मियाँ को टेस्ट करने वाले? अल्लाह मियाँ का काम है हमें टेस्ट करना। ये तो वही वाली बात है ना कि हमने वैक्सीन इंजेक्ट करवा ली, एक्सपेरिमेंटल सब कुछ करा लिया, उसके बाद अब बोले यार अल्लाह मियाँ बचाए। तो ये तो कहानी तो सीधी सीधी आ गई ना, कि ये तो अब आप अल्लाह मियाँ को टेस्ट करने निकले हैं। अब आप ये बेसिकली अल्लाह मियाँ को टेस्ट कर रहे हैं, ये बात करके। अगर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं तो वो अल्लाह मियाँ को टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका टेस्ट तो अल्लाह मियाँ ने रखा था, लेकिन उन्होंने उस पर पूरा नहीं उतरे, और उन्होंने आकर शोर इस्तेमाल किया और वो मास मीडिया के कैंपेन के धारे में बह गए। तो जो हो रहा है, इम्यून सिस्टम को वो करने दें। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों ने बताई हैं। आप जो है, जाहिर सी बात है, आप जो है वो शिफा अल्लाह ताला के कलाम में भी है। बहुत सारे रूहानी लोग हैं, उन्होंने बाकायदा आयात भी आपको बताई हैं। आप दवा भी करें, दुआ भी करें, सब चीज़ें करें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें। अगर हल्का फुल्का बुखार भी आया था, आप नॉर्मल बुखार का ट्रीटमेंट करें जैसे होता है, वो पैनिक ना करें, फेयर फैक्टर ना लें, मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। वो फेयर फैक्टर आपके इम्यून सिस्टम को और वीक कर देता है, और थ्रू आउट पैंडेमिक उन्होंने किया ही है। उसको आपको जो ना, उसको हवा दी आपके फेयर फैक्टर को, और इससे आप आगे निकले। तो कशिफ साहब कहते हैं कि इट्स टू लेट, जस्ट टू लेट। खैर, इट्स नेवर टू लेट। आप अगर जितनी डैमेज हो चुकी है उसको तो खैर हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जी, मजीद डैमेज से हम बच सकते हैं। तो आई होप एंड प्रे के लोग जो है वो अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है भरोसा करेंगे, और जाहिर है हर किसी बेसिकली का। बेसिकली अल्लाह ताला पे आपने भरोसा करना है। अल्लाह ताला पे आपको इसलिए भरोसा करना है कि जो इम्यून सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट इम्यून सिस्टम बना के दिया, और इसका आपका बिलीव होना चाहिए। हमने आयत भी कोट की कि आपको एक परफेक्ट निज़ाम दिया गया है। लेकिन क्या वजह है कि आप डॉक्टर फॉशी और बिल गेट्स पे तो यकीन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो परफेक्ट इम्यून सिस्टम दिया है, आप उनकी नहीं सुन रहे। तो ये तो एक अजीब सी बात हुई ना। आप डॉक्टर फॉशी ज्यादा क्रेडिबल है, ये बिल गेट्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये अल्लाह ताला जब कह रहे हैं आपको कि हम आपको परफेक्ट बनाया है, और अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि बैक वक्त दुनिया में एक वक्त बिल ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक हो। तो अब तो आप डॉट्स लाइन आपको समझ आ जानी चाहिए। जी, जी जनाब, तो प्रोग्राम के अब आखिरी हिस्से में हम जाएंगे और हम बात करेंगे उस प्रोग्राम के जो आखिरी हिस्से है उसके लिए, और उस हिस्से की तरफ जाने से पहले हम शेयर करेंगे एक वीडियो। وقت است وقت است که بکشایم وقت است که بکشایم میخانه رومی با जी जनाब, तो आप लोगों को जैसा पता ही है कि हम हकायत रूमी जो 10 टेल्स फ्रॉम रूमी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अपने पिछले 7 प्रोग्राम से, और आज 8वां प्रोग्राम है उसी सिलसिले का, और हम 8वीं हिकायत को आज ऐड करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। तो जी सलमान भाई, आज 8वीं हिकायत कौन सी है? जी, तो ये आज हमारा है कि रिस्क की फिक्र। जो शैतान जो है, उसका जो बेहतरीन टूल ये है कि वो आपको मुफलिसी का डर दिलाता है और कहता है कि रिस्क की फिक्र करो, जबकि अल्लाह ताला ने आपको रिस्क गारंटीड किया हुआ है। और हम सूरह हूद की जो है आयत नंबर 6, अगर आप उसको डिस्प्ले करा सकें, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि जितने भी लोग जो हैं, उसका मफहूम ये है कि जितने भी लोग जो है यहाँ पर हैं रूए ज़मीन पर, और उनकी रिस्क की जिम्मेदारी मेरी है, और वो कहाँ दिया जाएगा, कहाँ सुपुर्द होगा, सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में जो है वो हमने तहरीर कर दिया है। और ये सूरह हूद की आयत नंबर 6 हम कोट कर रहे हैं, आपका होमवर्क है, आप जाके पढ़िए।
जब अल्लाह ताला हमारी रिस्क की जिम्मेदारी ले चुका है और उसने जो हमें बोला है जो काम करने का, वो हम नहीं कर रहे, हम पूरा इसमें जो है इसकी फ़िक्र में लगे रहते हैं। और जो हिकायत है वो कुछ यूँ है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि एक जंगली गाय होती है और ईद उल अज़हा का मौका भी है, तो हमने बड़ी केयरफुली पिक की है चीज़ें, सिंबॉलिकली भी सिंबॉलिकली भी। तो एक जंगली गाय होती है, वो एक आइलैंड में, मतलब जजीरे में सरसब्ज़ व शादाब जगह होती है, वहाँ पे चढ़ने निकलती है सुबह और शाम तक आती है। तो रोज़ ये उसका ये रूटीन होता है। तो जब वो शाम में जाती है और अपनी जगह पे जाके वहाँ पे बैठ जाती है, तो वो अगले दिन की फ़िक्र करने लगती है कि अब अगले दिन क्या होगा, मैं सुबह जाऊँगी तो वो मिलेगी ग्रास कि नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, रिस्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे, और पूरी रात जो है वो उस फ़िक्र में निकाल देती है। और उसके बाद फिर वो सब सुबह निकलती है, फिर वही घास होती है, फिर वो पूरे दिन चरती है, फिर वापस आ जाती है। तो वो उसका ये रूटीन होता है और वो रोज़ फ़िक्र करती है, रोज़ निकलती है। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी ये कहते हैं कि इसमें से सबक ये है कि इंसान का मामला भी यही है, वो अपने हाल को इसलिए ज़ाया कर देता है कि वो मुस्तकबिल की फ़िक्र करता रहता है। जबकि हमने पहले ही आपको स्टार्ट में ही सूरह हूद की आयत नंबर 6 कोट कर दी है। अल्लाह ताला ने आपकी रिस्क का ज़िम्मा ले लिया है। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू ट्राई। आपने कोशिश करनी है, कोशिश आपके हाथ में रखी हुई है, सिंसियर कोशिश आपने करनी है, पूरी 100% अपना अपना देना है आपको, और उसके बाद मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। और फिक्र, वो वाली फिक्र नहीं करनी जो हमने गाय की मिसाल दी आपको, कि उसको मिल भी रहा है तब भी वो फिक्र करती है। अब देखें, आप किसी भी इंसान से पूछे जो फिक्र कर रहा है, उससे पूछे आप कभी आप भूखे सोए, वो कहेगा नहीं। तो अभी तक का आपको दिया गया है ना, किस मीन से दिया गया है, कौन उसके बीच में जो है वो वसीला बना है, आपका बॉस बना है, आपका कारोबार बना है, फला बना है, ये बना है, इसको आप छोड़ दें। आपको मिला है प्रोविजन, बिल्कुल मिला है। आपका काम है कोशिश करना, हलाल रोजी की तलाश करना, उसकी पूरी कोशिश करना, अपना अपनी तरफ से मेहनत करना, 100% देना, उसके बाद आपको छोड़ देना फिक्र नहीं करनी। तो वो गाय क्या करती थी, वो रोज़ ये फिक्र में पतली हो ही जाती थी, और सुबह जब जाती थी फिर उसको वही सरसों का शादाब मिलता था, फिर खाती थी, और फिर वो कमी नहीं हो रहा था, वो बढ़े जा रहा था। मतलब ऐसी बात है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, वो रिप्रोडक्शन होती रहती है, सब कुछ चलता है। तो मौलाना रूमी यही कहते हैं कि जो इंसान का नफ्स है ना, वो बेसिकली वो वाइल्ड जो है वो काव है, वो गाय है, और जो दुनिया है वो सरसब्ज़ व शादाब वो बाग है जिसमें वो चढ़ता है और पूरी ज़िंदगी चढ़ता है। उसके बावजूद वो अपने हाल को इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है कि मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, हाय मुस्तकबिल क्या होगा, मेरी 20 साल की प्लानिंग, मेरी 10 साल की प्लानिंग, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मॉडरेट प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, देखें ना आप, ये रेट रेस, उसके पास क्या आ गया है, मैं भी ये कर लूँगा। हालांकि उसको पता है कि उसकी तकदीर यूनिक है, उसको अल्लाह ताला ने कब देना है। देखिए, हमने सूरह हूद की जब आयत पढ़ाई तो अल्लाह ताला ने कहा कि कब कब उसके सुपुर्द होगा, कहाँ उसके सुपुर्द होगा, ये हमने एक साफ किताब में लिख दिया है। कब सुपुर्द होगा उसके, तो कैसे सुपुर्द होगा, वो हमने साफ एक किताब में लिख दिया है। कहाँ वो ठहरा जाएगा और कहाँ उसके सुपुर्द होगा, हमने साफ एक जो है वो बयान करने वाली किताब में लिख दिया है। तो ये आप देखें तो फिक्र, तो हर बंदे की जर्नी डिफरेंट है, हर बंदी को जो चीज़ मिलनी है, जहाँ मिलनी है, वो डिफरेंट है उससे, जिससे वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है। वो अपने आप को कंपेयर जब करता है तब वो हसद और एनवी का फैक्टर आता है। तो वो कहता है मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इसके पास तो है ये। वो फैक्टर जब आएगा, जब आप, अगर आप असल जो आप इस टीचिंग से, कुरान की टीचिंग से आप लेंगे, तो आपको फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दिया गया है कि आपका रिस्क आपके हिसाब से रखा गया है यूनिकली। वो आपको कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, वो एक साफ बयान की भी किताब में लिख दिया गया है, और उसकी टाइमिंग जाहिर सी बात है दूसरे बंदे से डिफरेंट होगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी यूनिक है, अलग है। तो आप एनवी में मत पड़ें और आप इसकी फ़िक्र करें, और जो है अपने हाल को, जिसमें लेसन ये, अपने हाल को अपने मुस्तकबिल के लिए तबाह ना करें। लीव द मोमेंट, जो मोमेंट, जो आपको प्रीशियस मोमेंट मिले, और उसको जिए और उसको गुजारें अच्छी तरीके से। और जाहिर सी बात है, अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पैरामीटर्स के मुताबिक गुजारें। पार्टी करने का मतलब ये नहीं है बारबेक्यू पार्टी कर लें, आप इस पर इत्तेफा कर लें, ना कि आप किसी और पार्टी की तरफ चलें। तो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पैरामीटर्स के दरमियान में रहकर जो है वो आप पूरी तरीके से इंजॉय करने की जो है वो इजाज़त है, वो आप करें, और अपने हाल को जो है वो मुस्तकबिल के लिए तबाह ना करें। और रिस्क मैसर कर दिया गया है, लिख दिया गया आपकी तकदीर में, बिल्कुल आपको मिलेगा, इसका वो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी पर आज की जो है वो हिकायत ख़त्म होती है, और इख्तितामी अलकाबात के लिए अहमद। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत ही अच्छी एक आयत थी, और लोगों को जो है वो अल्लाह तवक्कल चलना चाहिए, अपने प्रेजेंट के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए। फ्यूचर का जो भी है वादा वो तो अल्लाह ताला ने किया ही है। अल्लाह ताला तमाम तर रिस्क जो है वो अता करते हैं, और वही जो है वो तमाम तर आपकी हाजात को पूरा फरमाते हैं। और आपको जो चीज़ें मिल जाती हैं, अल्लाह से ही लौ लगाएं, अल्लाह से बड़ी बड़ी चीज़ें मांगें, और क्योंकि उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी भी कमी नहीं होगी। आप उससे बड़ी बड़ी चीज़ें मांगें, हर छोटी से छोटी चीज़ भी उसी से मांगें, बड़ी से बड़ी चीज़ भी उसी से मांगें। लेकिन किसी और को देखकर उसका जो एक
जेलसी का जो फैक्टर है उसको छोड़ दें, क्योंकि कोई किसी का जो है वो नसीब नहीं छीन सकता। अल्लाह ताला ने हर किसी का नसीब अलग बनाया हुआ है, और अगर आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं तो ये याद रखिएगा कि जिससे आप मांग रहे हैं उसको भी अल्लाह ताला ने ही अता फरमाया, तो क्यों ना उस मालिक से आप डायरेक्ट मांग लें ताकि वो आपको दे सकें। तो जनाब, यहाँ पर आज का इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम पसीर करेंगे। आज एपिसोड नंबर 28 थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के एपिसोड काफ़ी मुफस्सल हमने डिस्कशन की रिगार्डिंग द पेंडेमिक, रिगार्डिंग द कोविड-19, और आज 10 टेल्स फ्रॉम रूमी में से हमने बात की टेल नंबर 8 के मुतालिक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोग्राम हमारा कैसा लगा। मुझे और सलमान भाई को अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। दिस इज़ अहमद जलील साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफा तमाशा, पाकिस्तान, आइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला, सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।